Good morning 12th class students. In this class we are going to discuss some of the left out numericals of chapter number 3. Okay, so let us start with the question number 1. I am just discuss the exercise question. In text we have already discussed some of the question we have already discussed, and the questions which are left out you have to do yourself, and if you have any query then you can ask me personally. Okay, so we can start with first, second, third, fourth, fifth, up to fifth and sixth also. All these questions we have already discussed in the last class. All these questions are based on the electrochemical cells only. Okay, now next 3.7, the question is define conductivity and molar conductivity. We have done this in the theory portion, and you have to discuss its variation with concentration. We have already discussed in detail in the last class. Now next question is 3.8. The conductivity of 0.20 molar solution of KCl at 298 Kelvin is 0.0248 Simon centimeter inverse. Calculate its molar conductivity. तो सिंपल है. सोल्यूशन नंबर 8 में आपको यहाँ करके दिखा रही हूँ. यू हैव द क्वेश्चन. आपको दिया हुआ है कंसंट्रेशन, दैट इज मोलारिटी. कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू 0.20 मोल पर लीटर. मतलब मोलर लिखा हुआ है, इट मीन्स मोल पर लीटर, और आई एम राइटिंग मोल पर डेसीमीटर क्यूब. एंड ऑल्सो कंडक्टिविटी इज गिवन टू यू कापा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कापा? 0.0248 Simon centimeter inverse. You have to calculate its molar conductivity. I told you about the formula that if it's your molar conductivity, it's your kappa is in Simon centimeter inverse. तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? kappa into 1000 upon C, और यूनिट आ जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. आपको कुछ और चेंज करने का जरूरत नहीं है. मैंने ऑलरेडी यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई किया. यू हैव टू जस्ट पुट आउट द फॉर्मूला एंड यू कैन कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी. Okay, now let's go to the next question. The resistance of a conductivity cell is of a cell containing 0.01 molar KCl solution is 1500 ohm. आपको क्या दिया हुआ है? रेजिस्टेंस दिया हुआ है. यू आर प्रोवाइडेड विद द रेजिस्टेंस वैल्यू. द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी. तो हम सोल्यूशन नंबर 9 पर चलते हैं. सोल्यूशन नंबर 9. यू आर प्रोवाइडेड विद द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको? R. दैट इज योर R इज इक्वल्स टू 1500 ohm. ठीक है. What is the cell constant if conductivity of a 0.01 molar KCl solution at 298 Kelvin is 0.146 into 10 की पावर -3 Simon centimeter inverse. आपको पूछा हुआ है एक कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट आपको फाइंड आउट करना है, और आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? कापा. तो आपको याद हो तो नोट्स में, और वैसे भी आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो. जब आप 1/r करोगे तो वो किसके इक्वल होता है? 1/r इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस. किसके इक्वल होता है 1/r? कंडक्टेंस. दैट इज इक्वल्स टू G. और आपको क्या निकालना है? A/L. दैट इज इक्वल्स टू Z स्टार. उसे हम आपका क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट. क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट. सिंपली डायरेक्ट ही फॉर्मूला है. G इज इक्वल्स टू कापा A/L. और यहाँ से अगर आप देखो तो L/A किसके इक्वल आ जाएगा? L/A आ जाएगा कापा बाय G, यानी कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस. कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस, ये आपका क्या आ जाएगा? दिस कम्स आउट टू बी अ सेल कांस्टेंट. यूनिट आप निकाल सकते हो. सेल कांस्टेंट की यूनिट आप देख सकते हो. यहाँ पर आपका जो है सेंटीमीटर इनवर्स में दिया हुआ, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में है कापा, तो आपका सेल कांस्टेंट भी सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा. अब क्योंकि जो आपका कंडक्टेंस का यूनिट होता है दैट इज साइमन, और कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स. तो आपका सेल कांस्टेंट निकल जाएगा. दिस इज जस्ट अ डायरेक्ट फॉर्मूला. एग्जाम्पल 3.9. सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू. नाउ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर now just discuss about next question. Now just see the next question. The question is the conductivity of sodium chloride at 298 Kelvin has been determined at different concentration. कंडक्टिविटी मीन्स कापा डिटरमाइन की गई है डिफरेंट कंसंट्रेशन पे. मीन्स अगर 0.01 मोलर है तो 1.237 है. इतना कंडक्टिविटी है तो ये आपकी कंसंट्रेशन है, तो ये कंडक्टिविटी है. मीन्स एक वैल्यू ना देखे, अलग अलग वैल्यूज दी हुई है. आपको मोलर कंडक्टेंस निकालना है और उसका ग्राफ प्लॉट करना है विथ C 1/2. आप नॉर्मली इसे ग्राफिकल क्वेश्चन तो वैसे बोर्ड में आते नहीं है बेटा, बट आप इसे नॉर्मली आप एक प्लेन पेपर पर इक्वल डिवीजन लेके आप इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो. आपको करना कुछ नहीं है. सपोज करो अगर मैं ये वैल्यू लूँ, ये दोनों वैल्यू लो. कंसंट्रेशन इज गिवन टू यू कापा. इसके लिए डेल्टा M निकल जाएगा मोलर कंडक्टिविटी. फिर इसके लिए निकालो, फिर इसके लिए.
इसके बाद कंसंट्रेशन का आप क्या निकालोगे, अंडर रूट निकालोगे कंसंट्रेशन का, उस मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करिए, ठीक है, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एम नॉट। डेल्टा एम नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ये मैंने आपको बताया था। जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, सोल्यूशन नंबर 10 में बता रही हूँ, आपको इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करना है। आपको डेल्टा एम वैल्यू निकालनी है और इधर रूट 3 करना है। आप जो ग्राफ प्लॉट करोगे स्ट्रेट लाइन की तरह, जो आपका ग्राफ आएगा उसे आप एक्स्ट्रापोलेट कर दीजिए। आप इसे ग्राफिकली निकाल के देखिएगा एक बार, जो आपका उस जितना भी आपका लाइन आया उसे एक्स्ट्रापोलेट करिए और जो आपकी वैल्यू आएगी दैट इज द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। कंडक्टिविटी दे रखी है ऑफ 0.00241 मोलर एसिडिक एसिड सोल्यूशन इज दिस, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। आपको सिंपल कंडक्टिविटी दी हुई है। सबसे पहले 11th क्वेश्चन पे अगर हम चले तो 11th क्वेश्चन कापा दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ कापा इज 7.896 इंटू 10 की पावर -5, और उसका अलावा क्या दिया हुआ है, इसकी कंसंट्रेशन आपको दी हुई है 0.0241 0.00, ठीक है। यू हैव टू कैलकुलेट कापा। ये साइमन सेंटीमीटर इनवर्ट्स में है तो कापा इंटू 1000 अपॉन सी, आपका लैम्डा एम आ गया। उसके बाद आपको क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिडिक एसिड इज 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मीन्स आपको क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट पार्ट आपका सिर्फ इतना है दैट यू हैव टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस फॉर एसिडिक एसिड। उसके बाद आपको मोलर कंडक्टेंस फॉर एसिडिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिवन है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ यू हैव टू कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। मीन्स आपको के कैलकुलेट करना है। तो मैंने कल ही आपको फॉर्मूला बताया था दैट अल्फा इज कैलकुलेटेड ऑल्सो इन दिस चैप्टर। इट इज द फॉर्मूला इज मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आपका यहाँ ये आप फाइंड आउट कर लोगे, यहाँ से ये आपको गिवन है, अल्फा आ जाएगा और उसके बाद के का फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी आपका कंसंट्रेशन है जो आपको गिवन है, अल्फा आप यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे, वैल्यू पुट करिए, यू गेट योर के वैल्यू फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट वन इज हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। ये हमने लास्ट क्लास में वीडियो में मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, कुछ मैंने न्यूमेरिकल्स भी दिए। आप सिंपल देखिए, एक बार और दोबारा मैं करा देती हूँ। चलो आपको एक न्यूमेरिकल लेकर यहाँ से, ठीक है। आपको फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है इसका फर्स्ट पार्ट दैट हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव टू एल्यूमिनियम। आपको याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था दैट व्हाट विल बी द चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको बताया था चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है, 1 फैराडे, दैट इज 96500 कूलम। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन है आपको फाइंड निकालना है हाउ मच चार्ज इन कूलम रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव टू Al। तो सिंपल इक्वेशन क्या होगी इसकी, दैट Al3 पॉजिटिव एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट्स टू एल्यूमिनियम। अब आप देखिए 1 मोल के इलेक्ट्रॉन के लिए कितना चार्ज चाहिए, 1 फैराडे, दैट इज 96500। यहाँ पर कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, 3 मोल। तो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करेगा, 3 फैराडे, दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 96500 कूलम। दैट विल डिपेंड कि हमसे फैराडे में पूछा गया है या कूलम में, ये डायरेक्ट आ जाएगा। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन फैराडे लॉ का जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द मास। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ, अच्छा ये तो सेम हो गया, कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आप वापस से 13 क्वेश्चन पे आइए, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। ये सेकेंड टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है आपका कैल्शियम क्लोराइड मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट है, आपको निकालना है इफ़ जब आपने इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया है तो पहले आप रिएक्शन लिख लीजिए। इलेक्ट्रोलिसिस में Ca+2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन ये कैल्शियम में कन्वर्ट होगा, Cl- इट विल कन्वर्ट टू Cl2+2 इलेक्ट्रॉन, ये इक्वेशन है। अब आपसे पूछा है दैट हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, कि अगर मुझे 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम अगर मुझे प्रोड्यूस करना है तो मुझे कितना चार्ज चाहिए। तो आप देखिए 1 मोल ऑफ कैल्शियम का मास कितना होता है, 40 ग्राम पर मोल, कितना 40 ग्राम पर मोल। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मिंग 1 मोल ऑफ कैल्शियम, 2 इलेक्ट्रॉन।
2 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करेगा, 2 फैराडे, इट मीन्स 2 फैराडे और 2 × 96500 कूलम कितना चार्ज, कितना कैल्शियम डिपॉजिट करता है, 40 ग्राम। या आप ये लिख सकते हो दैट 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम डिपॉजिट बाय हाउ मच, डिपॉजिट बाय 2 × 96500 कूलम। 40 ग्राम कैल्शियम तब 1 मोल डिपॉजिट हुआ 2 इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। 1 मोल का मतलब 40 ग्राम कैल्शियम, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज कितना, 2 × 96500 कूलम। अब आप देख सकते हैं 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम में डिपॉजिट बाय इतना कूलम, तो 20 ग्राम कैल्शियम कितने से डिपॉजिट होगा, आप इजीली निकाल सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ करके या नहीं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट फिर भी अगर किसी को ना समझ में आया हो देन आप एक बार दोबारा चले जाइएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अब 12, 13 और 14। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 आप लोग खुद करिएगा, ये मैंने बोला भी है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन पे आते हैं। अ सोल्यूशन ऑफ निकल, ऑल्दो मैंने ये होमवर्क में दिए हैं आपको, एक बार आप चेक कर लेना आपको समझ में आए हैं या नहीं। नेक्स्ट है अ सोल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। व्हाट मास ऑफ निकल इज डिपॉजिट एट द कैथोड। सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है दैट इज ऑफ निकल नाइट्रेट। आपको पता है इसकी निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2। ठीक है, इसमें जो आपने करंट पास किया है मतलब आई जो यहाँ पर हमारा है दैट इज 5 एम्पियर, और कितने टाइम के लिए किया है, 20 मिनट के लिए। और मैं इसे डायरेक्ट लिख सकती हूँ =20 × 60 सेकेंड। अब आपको पूछना है अगर इतना करंट पास होता है 5 एम्पियर करंट इफ यू पास फॉर 20 मिनट देन हाउ मच निकल विल डिपॉजिट। अब निकल कैसे डिपॉजिट हो रहा है, बिकॉज निकल +2 एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट्स टू निकल। ठीक है, अब आपको सबसे पहले तो इस केस में निकल का मास पता होना चाहिए, दैट विल बी द मास ऑफ निकल। तो इसका मास होता है 58.7 ग्राम पर मोल इतना हो रहा है। ठीक है, तो 1 निकल का मास कितना होगा, 58.7 पर ग्राम। इट मीन्स अब आप देखिए पहले आप क्या निकालेंगे, इसकी हेल्प से आप क्या निकालेंगे, Q इज इक्वल्स टू I × T। सपोज वो कितना आया मेरा, x गुलाम आया, कितना आया, x गुलाम। अब यहाँ पे देखिए 58.7 ग्राम पर मोल के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है, 2 फैराडे। या फिर यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ दैट 2 फैराडे या 2 × 96500 कूलम चार्ज डिपॉजिट, कितना निकल डिपॉजिट कर रहा है, डिपॉजिट निकल कितना, 58.7 ग्राम पर मोल। ये 2 × 96500 कूलम इतना डिपॉजिट कर रहा है। आपने करंट कितना पास किया है, 5 एम्पियर फॉर इतना सेकेंड। वहाँ से चार्ज निकालोगे कूलम में तो x कूलम कितना निकल डिपॉजिट करेगा, आप निकाल सकते हैं या नहीं भाई। 2 × 96500 इतना कर रहा है, तो 1 कूलम कितना करेगा, 58.7 डिवाइडेड बाय 96500 कूलम, और x कूलम कितना करेगा, मतलब जो आपका यहाँ से है आप इजीली निकाल सकते हैं इसे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 इज दैट 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ABC containing solution of zinc sulfate, silver nitrate and copper sulfate respectively are connected in series। तो पहले मैं यही लिख लेती हूँ, यही डायग्राम बना फॉर्म में समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर ये आपका 16 है। 3 सेल है A, सेकेंड वन इज B एंड थर्ड वन इज C। ठीक है, A में आपका प्रेजेंट है जिंक सल्फेट, B में आपका प्रेजेंट है सिल्वर नाइट्रेट, और इसमें थर्ड में आपका प्रेजेंट है कॉपर सल्फेट। दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। किस में कनेक्ट किया गया, इन्हें सीरीज में। सबसे पहले जब भी सीरीज कनेक्ट करने की बात आए इसका मतलब करंट क्या होगा, सेम होगा। करंट क्या रहेगा, तीनों में सेम रहेगा। करंट सेम है, सेम टाइम के लिए पास कर रहे हो, सो चार्ज भी क्या रहेगा, चार्ज मीन्स क्यू भी आपका तीनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। चार्ज भी क्या रहेगा, सेम रहेगा तीनों में। यानी इस लाइन से सिर्फ मुझे इतना पता चला दैट 3 सेल्स आर कनेक्टेड इन ए सीरीज, इट मीन्स द चार्ज फ्लोइंग थ्रू दीज 3 सेल्स आर इक्वल। अब हम इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम आगे पढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज अ स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर was passed through them until 1.45 grams of silver deposit at the cathode of cell। 1.5 एम्पियर को पास किया गया है, कब तक, जब तक 1.45 ग्राम सिल्वर आपका डिपॉजिट नहीं हो जाता। उस तो आपको निकालना क्या है, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। ठीक है,
तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। चलिए हाउ, इस क्वेश्चन को करना कैसे है। अभी मैंने आगे पूरा नहीं पढ़ा, मैंने आधा ही क्वेश्चन को रीड आउट किया है। यू आर प्रोवाइडिंग विद दैट कि अगर आप सिल्वर नाइट्रेट की बात करो तो सिल्वर नाइट्रेट 1.45 ग्राम डिपॉजिट हुआ है, डिपॉजिट बाय कितना 1.5 एम्पियर ऑफ करंट। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, टी। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, टी। बाकी की बात बाद में है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए AgNO3 का मतलब है आयन क्या है, Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Ag। ठीक है, Ag का जो आपका मोलर मास होता है, द मोलर मास ऑफ Ag इज 108 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ Ag इज 108 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ दैट 108 ग्राम पर मोल Ag डिपॉजिट बाय हाउ मच ऑफ चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन कैरी हाउ मच चार्ज, 96500 कूलम। बिकॉज बेटा यहाँ मुझे टी निकालना है और टी का तो हमें एक ही फॉर्मूला पता है, डेट Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। आई मेरे पास है, अगर मुझे किसी तरीके से Q पता चल जाए तो मैं टी निकाल सकती हूँ। ये Q तो हम अभी पीछे कई बार निकालते आए हैं कि मुझे पता है 1 इलेक्ट्रॉन विल कैरी 96500 कूलम एंड इट विल डिपॉजिट 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। ठीक है, अब आपका डिपॉजिट कितना हुआ है 1.5, तो 1.45 ग्राम ऑफ Ag डिपॉजिट बाय हाउ मच करंट, 96500 अपॉन 108 मल्टीप्लाई बाय 1.45 कूलम। और जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, इट कम्स अप टू बी 1295.6 कूलम। ये मेरा टोटल चार्ज आ गया। ये क्यू तीनों सेल के थ्रू फ्लो हो रहा है, बस अब इतना ध्यान रखना, बिकॉज चार्जेस सेम। अब तीनों दी हुई है, ऑल 3 सेल्स आर गिवन, तो मतलब 3 सेल गिवन है तो तीनों के बारे में कुछ ना कुछ पूछा होगा। बट इसने स्टार्टिंग कहाँ से की, सिल्वर से। सिल्वर का मास दिया हुआ था, करंट दिया हुआ था, पहले आपसे पूछा फॉर हाउ लॉन्ग इट विल पास, तो हमने टी निकाल लिया है, क्यू निकाला है। ठीक है, सिल्वर के लिए। अब क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू टी। आई आपको गिवन है 1.45, क्यू आपने फाइंड आउट कर लिया। आप यहाँ से क्या फाइंड आउट करोगे, टाइम। तो इतना टाइम के लिए वो करंट पास हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है, नेक्स्ट पार्ट पढ़िए इसका, व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिट। अब देखिए कॉपर और जिंक का भी आ गया, दैट कॉपर और जिंक का कितना मास डिपॉजिट हुआ है। तो जिंक किस फॉर्म में प्रेजेंट है, जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Zn। और कॉपर किस फॉर्म में प्रेजेंट, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स कॉपर। अब टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है सेल के थ्रू, 1295.6 कूलम। अब आप यहाँ देखिए 2 फैराडे मतलब 2 इंटू 96500 कूलम कितना जिंक डिपॉजिट कर रहा है, 1 मोल। 1 मोल का मास देखिए आप। फिर उसके बाद इस चार्ज से कितना जिंक डिपॉजिट होगा आप फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं। इन द सेम वे कॉपर के लिए कि आपका 2 इंटू 96500 कूलम 1 मोल कॉपर डिपॉजिट कर रहा है। 1 मोल कॉपर का मास तो मतलब इतना कूलम, इतना ग्राम कॉपर डिपॉजिट कर रहा है। तो आपका इतना जो कूलम, ये जो चार्ज आप पास कर रही है, सीरीज में है ना सेल्स, ऑल द 3 सेल्स आर सीरीज, इसमें सेम ही करंट चार्ज पास हुआ होगा। तो इतना चार्ज से कितना कॉपर डिपॉजिट होगा वो आपको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, चलिए हम पहले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। दैट बाय क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन इन द टेबल 3.1 प्रेडिक्ट इफ द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फिजिबल और नॉट। इनके बीच का आपको रिएक्शन बताना है, ये फिजिबल है या नहीं है। मीन्स पहले आप देखोगे कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा रिड्यूस होगा, उसके बाद आप क्या बताओगे इनकी जनरली आपके जो मेटल है, जो आपका नॉर्मली मेटल होता है वो ऑक्सीडाइज होगा, बट दैट विल डिपेंड ऑन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो। तो चलिए अब मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट की फॉर्म में बता देती हूँ किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो पहला पार्ट है आपका, यू हैव टू टेल वेदर द रिएक्शन बिटवीन Fe+3 एंड I- इज पॉसिबल और नॉट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, Fe किस में प्रेजेंट है, Fe+3 और I- के बीच की आपको रिएक्शन देखनी है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट। मैं एक ही पार्ट आपको बताऊंगी, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे Fe3 पॉजिटिव एक्वस, फेरस Fe+3, दिस इज इट्स +3 इज इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट
इट मीन्स अब जो आयरन है Fe+3 वो ऑक्सीडाइज तो हो नहीं सकता, वो सिर्फ क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो इट मीन्स Fe+3 किस में जाएगा, Fe+2 प्लस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अगर ये ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज दैट I माइनस +2 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स I2, या फिर मैं एक इलेक्ट्रॉन लिखूँ तो यह मैं हाफ I2 लिख सकती हूँ। इन दोनों रिएक्शन को ऐड करिए, एक सेल रिएक्शन बनाइए। क्या बनाइए, एक सेल रिएक्शन Fe+2 प्लस हाफ I2, ये सेल रिएक्शन बन गई। अब मुझे पहले आप सेल रिएक्शन बना के देखना है, आपको देखना पड़ेगा उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे मुझे ऐसे पता चला आयरन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। सो दैट इट मीन्स कि आयरन +3 से मैक्सिमम अब कहाँ जाएगा, रिड्यूस होगा, +2 में जाएगा। अब पहले मैं इसका रिडक्शन, इट मीन्स ये रिएक्शन किस पे हो रही है, कैथोड पे। ये रिएक्शन कहाँ हो रही है आपकी, कैथोड पर, और ये रिएक्शन आपकी कहाँ हो रही है, एनोड पर। अब आप क्या निकालिए, इसका E0 सेल निकालिए, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। E0 सेल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। वैल्यूज देखिए, अगर E0 सेल आपका पॉजिटिव आ जाए तो रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल होगी। फिजिबल क्यों, आपको याद होगा डेल्टा G इज इक्वल्स टू माइनस NF E0 सेल होता है। अगर E0 सेल पॉजिटिव होगा तभी आपका डेल्टा G नेगेटिव आएगा। इट मीन्स रिएक्शन की फिजिबिलिटी होने के लिए E0 सेल आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और अगर E0 सेल आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये कैसी रिएक्शन होगी, नॉट फिजिबल। अब इनकी वैल्यूज आप देखेंगे टेबल में से वैल्यूज देखे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट आपको मैं बता दे रही हूँ Ag प्लस और कॉपर में, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है Ag+2 में तो जाएगा नहीं, स्टेबल ही नहीं होगा, तो Ag+ यहाँ पर क्या होगा, रिड्यूस, और कॉपर होगा कॉपर 2+ में ऑक्सीडाइज। तो वो आप रिएक्शन लिखेंगे। उसके बाद आपका रिएक्शन दिया हुआ है Fe+3 एंड Br-। अगेन Fe+3 इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो Fe+3 रिड्यूस होगा Fe+2 में, और Br- ऑक्सीडाइज होगा Br2 में। नेक्स्ट आ जाइए आपका Ag और Fe+3। अब Fe3+ है, अगेन इट विल गेट रिड्यूस, और Ag क्या होगा, ऑक्सीडाइज टू Ag पॉजिटिव। तो ये आपको मैं आयंस बता रही हूँ, ये किस में कन्वर्ट होंगे। नेक्स्ट आपका आता है Br2 एंड Fe+2। अब भाई Br2 है, Br2 क्या, अब ब्रोमीन है, ऑक्सीडाइज तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इट्स अ नॉन मेटल, तो Br+ तो जाएगा नहीं, किस में जाएगा, Br नेगेटिव में। इट मीन्स इट विल गेट रिड्यूस एंड Fe+2 गेट ऑक्सीडाइज टू Fe+3। तो ये मैंने सारे आयंस की फॉर्म आपको बता दिए। आप सेल इक्वेशन लिखिए, फिर उनका देखिए एनोड और कैथोड पर रिडक्शन ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग रिएक्शन, एंड देन कैलकुलेट द E0 सेल। अगर वो पॉजिटिव, एग्जाम में वैल्यूज दी होंगी, एनसीईआरटी में तो यहाँ इसलिए नहीं दी हुई बिकॉज बुक में पीछे गिवन है, बट एग्जाम्स में यू आर प्रोवाइडेड विद द वैल्यू, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू फाइंड आउट, ठीक है। तो आप देखिए E0 सेल अगर आपका पॉजिटिव आता है तो वो फिजिबल है, अदरवाइज नॉट फिजिबल। अब लास्ट क्वेश्चन, दैट विल डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब इस लास्ट क्वेश्चन के मैं आपको बता दूं, देखिए, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब में आपको क्या लिखना है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले जो मैंने आपको सीरीज दी थी वो सीरीज आपको याद होनी चाहिए। दूसरा चीज आपको इसमें देखना है इलेक्ट्रोड कैसे है, इलेक्ट्रोड्स एक्टिव है या इलेक्ट्रोड्स इनएक्टिव है। अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं मीन्स जैसे सिल्वर का, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड भी पार्टिसिपेट करेंगे। याद करो क्लास 10 में रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में यू आर टेकिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, वहाँ पर वो रिएक्ट करता था। लेकिन अगर इलेक्ट्रोड कैसा है, इनएक्टिव है, मतलब जैसे प्लैटिनम हो गया, प्लैटिनम इज एन इनर्ट मेटल, ये रिएक्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पर सिर्फ आप आयंस की रिएक्शन करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, मैं इसे थोड़ा सा डिटेल में आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, आपको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बताना है। यू हैव टू show the product of electrolysis, product of electrolysis, product of electrolysis आपको फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट पार्ट आपका दिया हुआ है, aqueous solution of AgNO3 with Ag electrode, Ag electrode। जहां पर एक्टिव इलेक्ट्रॉड आ गए, इट मीन्स जहां पर ये क्या है, एक्टिव इलेक्ट्रॉड है, Ag पार्टिसिपेट करेगा, एक्टिव इलेक्ट्रॉड हो गए। तो जो अब आपके एक्टिव इलेक्ट्रॉड हो गए, इट मीन्स दे विल पार्टिसिपेट। क्या करेंगे, ये पार्टिसिपेट, ये भी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो अब हम एक्वस से इसकी तरफ चलते हैं, कैथोड और एनोड की रिएक्शन की तरफ। अब एक्वस है, एक्वस AgNO3 का मतलब क्या है, इसमें Ag पॉजिटिव है,
एक्वस है तो H पॉजिटिव है, उसके बाद OH नेगेटिव है और NO3 नेगेटिव भी है, ठीक है। इधर की साइड भी Ag इलेक्ट्रोड है और इधर की साइड भी कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, Ag। मीन्स अगर मैं इसे एनोड मानती हूँ तो एनोड पर भी Ag है और कैथोड पर भी क्या है, Ag है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए दो आयन्स हैं, ठीक है, Ag पॉजिटिव है और एक H प्लस आयन। अगर आप सीरीज देखो तो जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है, मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी Ag पॉजिटिव की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू H पॉजिटिव। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इट गिव्स Ag। अब यहाँ पर क्या है भाई, ऑब्वियसली बात है, एनोड पर दो आयन है, Ag पॉजिटिव H पॉजिटिव, दोनों में रिड्यूस होने की टेंडेंसी Ag पॉजिटिव की ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू द सीरीज, है ना। तो इसलिए कौन सी रिएक्शन होगी, ये वाली। नेक्स्ट आ जाइए आप लोग एनोड पर। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडाइज। अब आपने कॉपर की रिफाइनिंग में अगर पढ़ा हो तो कॉपर की रिफाइनिंग क्या होती थी, इधर एनोड हम इधर कैथोड लेती थी, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता था, इधर कॉपर होता था, इधर कॉपर। ये वाला जो कॉपर है ये +2 में जाता था और उसके बाद जो और यहाँ पर जो आपके कॉपर +2 में जाता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन ये कॉपर एक्सेप्ट करता था और इसमें कन्वर्ट हो जाता था Cu में। मतलब ये वाली रॉड पे से तो कॉपर डिसोसिएट होकर कॉपर 2+ बनाता था और वही कॉपर 2+ दूसरी रॉड पर जाके डिपॉजिट हो जाता था। और लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, सिल्वर के इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स एनोड पर तो रिएक्शन ये हो गई बट कैथोड पर भी यही होगी, बिकॉज Ag पॉजिटिव दैट विल प्रेजेंट ऑन द सोल्यूशन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट्स टू Ag। तो इट मीन्स यहाँ पर जब आपके इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, व्हेन योर इलेक्ट्रोड विल बी, अच्छा सॉरी, इधर ये कैथोड है ये एनोड है, कैथोड और यहाँ पर होगा एनोड। एनोड पर क्या होगा, एनोड पर रिएक्शन होगी, जो आपका जो Ag का इलेक्ट्रोड है वो किस में कन्वर्ट होगा, Ag++ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा। तो एनोड और कैथोड जब भी आपके एक्टिव इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पर आपको सोचना ही नहीं है, सिर्फ मेटल देखो, जो मेटल आयन है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट आपका है एक्वा सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद प्लैटिनम इलेक्ट्रॉन। यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा, कैसे, अब यहाँ पर है एक्वा सोल्यूशन ऑफ AgNO3 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। किसके साथ, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ आपके हैं सोल्यूशन ऑफ AgNO3 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है मतलब इनर्ट हो गए, तो आयंस तो वही है Ag+, H+, NO3- और OH-। आयंस तो मतलब वही है। अब कैसे आप लोग देखोगे, Ag पॉजिटिव और H पॉजिटिव में कौन रिड्यूस होगा, Ag पॉजिटिव, और NO3- और OH- में से कौन ऑक्सीडाइज होगा, अगेन दैट विल डिपेंड ऑन द सीरीज। और जब आप सीरीज देखते हो तो OH- के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू NO3- की कंपैरिजन में, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लोगे। नेक्स्ट डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, और लास्ट आपका आता है कॉपर क्लोराइड विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ये सारे आपके सेम तरीके से ही हैं, अब आप करके देखोगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, जब एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं तो जैसे हमने 10th में कॉपर की रिफाइनिंग पढ़ी थी उसी तरीके से करना है, और अगर इनएक्टिव इलेक्ट्रोड है तो हमारा सारा ध्यान कहाँ पर जाएगा, जो उसमें आयंस प्रेजेंट है। अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड दे रखे हैं कॉमन, जो सॉल्यूशन में एक आयन प्रेजेंट है, तो वहाँ पर सिर्फ आप इलेक्ट्रोड देखोगे। सो आई होप दैट दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। और अगर आपको अभी भी कोई इशू है देन यू कैन आस्क योर क्वेरीज टू मी। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज़ अबाउट सेल्स, बैटरीज वाला पोर्शन जो हमारा रह गया है, एक ही पोर्शन अब हमारा इस चैप्टर में रह गया। अच्छा, यू हैव टू रीड आउट दिस योरसेल्फ। आप यू हैव टू दैट हाउ विल यू फाइंड आउट द सेल कांस्टेंट, आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हो, या कंडक्टिविटी आयनिक सोल्यूशन की किस तरीके से मेजर करोगे, दैट विल डिपेंड ऑन द, ये आपको याद हो तो आपने फिजिक्स में भी व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा हुआ है, ये वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट के ये आपको खुद से पढ़ना है, बस पढ़ना है इसके बारे में। उसके बाद लास्ट हमारा जो होता है दैट इज़ बैटरीज, हमारा लास्ट पोर्शन जो बनता है दैट इज़ बैटरीज। तो हम इन बैटरीज को डिस्कस करने के बाद वी आर फिनिश विद दिस चैप्टर। अब सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन रह गया है, न्यूमेरिकल्स पोर्शन जितना भी है आई हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल द न्यूमेरिकल पोर्शन विद यू। तो अगर आपको अभी भी लगता है किसी क्वेश्चन में कोई इशू है या फिर कोई प्रॉब्लम आपको अराइज हो रही है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा पर्सनली। थैंक यू सो मच।